विपिन, ओवर टू यू। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के इस मंच कार्यक्रम में। मेरे साथ जो शख्सियत है वो कहते हैं ना कि आगाज ऐसा हो तो अंजाम जो है वो खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। और युवा सोच के साथ युवा शब्द को अगर आप उल्टा करें तो वायु बनता है और वायु वेग का प्रतीक है। और मेरे साथ जो शख्सियत इस समय मौजूद हैं वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। देश के सबसे पहले युवा सांसद, देश के ही सबसे पहले युवा उप मुख्यमंत्री के तौर पर हाल ही में एक नई डेजिग्नेशन सर जेठ जी बने हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में मंच की शुरुआत आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साहब के साथ हो रही है। सर, 2019 में गठबंधन की सरकार बनी थी, 3.25 साल का समय हो चुका है। किस तरह से देखते हैं सरकार के साथ 3.25 साल का ये सफर, तालमेल किस तरह से? बहुत अच्छा रहा है और मुझे लगता है जिस विजन के साथ दोनों पार्टीज़ का अलायंस हुआ कि प्रदेश को कैसे प्रोग्रेसिव तरीके से आगे ले जाया जाए। कोरोना काल जैसा समय हमने देखा जहाँ परिस्थितियाँ अच्छे देशों की बिगड़ी, वहाँ पर हमने प्रदेश की जीडीपी को उठाया, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू था वो इंक्रीज़ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, नए प्रोजेक्ट्स प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में आए। तो ओवरऑल जो सोच विजन के साथ दोनों पार्टीज़ ने टाई अप किया था उसको 3.25 साल में हमने बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया है और आगे भी इसी तरह लेकर चलेंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप लोगों ने सरकार बनाने पर जो है वो तय किया था, उस पर कितना काम अभी तक जो है गठबंधन की सरकार में हरियाणा प्रदेश में हो पाया? कौन कौन से वो एजेंडास थे उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के, वो इश्यूज थे जिन पर काम हुआ है सर? अभी अनेक चीज़ है। पहली अनाउंसमेंट जो मुझे याद है वो थी कि हम एचटैट के एग्ज़ाम को 50 किलोमीटर के दायरे में लाने का काम करेंगे। 75% जो रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स था उसको हरियाणा विधानसभा ने पारित किया। महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन पंचायतों में हम मिलकर लेकर आए। बुढ़ापा पेंशन को हमने 750 रुपये बढ़ाने का काम किया। उसके साथ आज प्रदेश के अंदर बात करें, डिपोज हैं 33%, उसमें वुमेन रिजर्वेशन हमने लाने का काम किया। अगर हम प्रदेश की और योजनाओं की बात करें तो हर डिपार्टमेंट में दोनों पार्टी की घोषणाओं को बेहतरी के साथ हमने निभाया। जैसे हिंदी भाषा को जुडिशियल सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने की बात थी, हरियाणा वो राज्य बना जिसने सर्वसम्मति से इस एक्ट को पास कर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट को भेजने का काम किया कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगाए और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। हरियाणा विधानसभा को ई प्रणाली के तहत जोड़ा जाए। हमारा जो ओल्ड एज पेंशन राशन डिपो लोगों को दफ्तरों में जाकर बनाने पड़ते थे, अब कंप्यूटर जनरेटेड, कंप्यूटर वेरीफाइड प्रोग्राम के तहत परिवार पहचान पत्र से लिंकेज कर हमने अचीव करने का काम किया है। तो छोटी बड़ी अनेकों चीज़ें ऐसी है जिनको ओवर ये लास्ट 3.25 साल में हमने अचीव किया है। कई चीज़ों पे अभी भी काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के अंदर उनको भी हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। और घोषणा पत्र जो होता है किसी भी संगठन का, वो एक सोच है कि हम सरकार में आए तो इस सोच को किस तरीके से हम अचीव करेंगे। और आज तक की हिस्ट्री में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके 100% विजन को वो अचीव कर पाई, मगर आज 65% के लगभग दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को अचीव करना 3.25 साल में, मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियों ने मिलकर बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को अचीव किया। गठबंधन भी एक परिवार की तरह होता है और परिवार में भी बर्तन खटकते रहते हैं। सर, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बनता किस तरह से है? कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती होंगी कि किसी चीज़ पर जो है एक कॉमन जो थिंकिंग प्रोसेस है वो नहीं बन पाता है। उस समय किस तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों पार्टियों का सामने निकल कर आता है? किस तरह से इन चीज़ों का हल निकाला जाता है? देखिए, बिना चर्चा के किसी भी चीज़ का अंत नहीं हो सकता। हम विधानसभा के अंदर कोई बिल भी लाते हैं, कोई अमेंडमेंट लाते हैं तो उसके अंदर भी हाउस चर्चा करता है। और जब गठबंधन के अंदर विषय आते हैं तो मुझे लगता है दोनों पार्टीज बेहतरी से चर्चा भी करती है। जरूर मतभेद भी होते हैं, वो तो हर जगह रहेंगे, और कई बार मतभेद से और बेहतर सुझाव आते हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना मुझे लगता है दोनों के लिए वायबल और फिजिबल रहता है। और पिछले इतिहास के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। नेशनली आप देखिए, अलग अलग प्रदेशों में आप देखिए, जब चर्चा बंद हो जाए, दरवाजे बंद हो जाए
तो फिर आगे चलने का रास्ता भी नहीं बचता। और आपने प्रदेशों में देखा, महाराष्ट्र के अंदर किस तरह सरकार बदली, जी, बिहार में कैसे सरकार बदली, मुझे लगता है वहाँ चर्चा का विषय बंद हुआ। जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेसिव सोच थी उसमें कहीं मतभेद आए। हरियाणा प्रदेश में हमने बड़ी बेहतरी के साथ उसको अचीव किया है और मुझे लगता है आगे भी हम इसी प्रकार से उसको लेकर चलेंगे। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश किया। लोकसभा की तर्ज पर कमेटियां भी बनाई गई स्टडी करने के लिए। आप व्यक्तिगत तौर पर, पार्टी के तौर पर किस तरह से देखते हैं इस बजट को? क्या ये बजट जो है वो प्रदेश की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट था और किस तरह से इस पूरे बजट को? बिल्कुल, जहाँ टैक्सेशन की बात है, स्टेट्स के पास अब बड़ी लिमिटेड पावर है टैक्सेशन इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वैट इंक्रीज कर सकते हैं जी, जो कि प्रदेश सरकार ने अनटच्ड रखा। जी, एक्साइज पॉलिसी जब आती है वो अलग से ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो टैक्सेशन को देखता है। जी, जीएसटी क्योंकि पूरे देश का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो डिपेंड करता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे ना स्टेट पे, काउंसिल पे। जी, और काउंसिल पे निरंतर सुझाव आते हैं, काउंसिल उसको इम्प्लीमेंट करती है। जहाँ केंद्र ने इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं करे, मगर प्रदेश को कैसे आगे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ले जाया जाए, जी, प्रदेश सरकार ने उस बजट को इस बार लाने का काम किया। प्राथमिक तौर पर आज नई इंडस्ट्री जो डेवलप हो रही है, एविएशन है, ड्रोन्स है, टेक्सटाइल है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। हम बहुत युवा देश है, आज हमारी 55% से ज़्यादा आबादी जो 45 साल से नीचे है, वर्किंग क्लास कह लीजिए, उस एज ग्रुप में है जो प्रोग्रेस को एक नए मुकाम तक ले जा सकती है। जी, और उसमें हरियाणा कैसे अपने आप को विकसित कर पाएगा, कैसे उस विजन को इम्प्लीमेंट करके डेवलपमेंट कर पाएगा, हमारे बजट ने वो दिशा दी। वहीं दूसरी ओर सोशल सिक्योरिटी की बात है, आम जन तक कैसे लाभ पहुंचाया जाए सुविधाओं का। जी, हरियाणा इकलौता राज्य है जहां पर बीपीएल परिवार जो होते हैं उनको 1,80,000 तक की आय पर हम लेके जाने का काम किया। और आज उसका नतीजा है, फरवरी महीने के एंड में, अगर मैं नवंबर महीने के एंड से देखूं तो 6 लाख नए परिवार हम जोड़ पाए हैं। और ये अब प्रोएक्टिव हो जाएगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। हर प्रदेश में ये स्टैटिक है कि 2011 के आंकड़े उठाए, उसमें जो परसेंटाइल इंक्रीज होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन से, उतना इंक्रीज कर दिया जाता था और उतने राशन कार्ड बना दिए जाते थे। मगर अब उस डाटा को छोड़कर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमें सपोर्ट मिलता है, जो एडिशनल परिवार आए हैं, हमने ये फैसला कर लिया वो स्टेट हेड से उनको हम बेनिफिट देने का काम करेंगे। उसी प्रकार से एजुकेशन है, आज इंस्टीट्यूशंस को कैसे रिवैम्प करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे क्लासरूम तक लेकर जानी है, कैसे पुरानी स्कूल बिल्डिंग्स जिनको इमीडिएट रीडेवलपमेंट चाहिए उसको कैसे अपलिफ्ट करना है, इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार ने अपना विजन रखा है। महिलाओं को, बच्चों को कैसे सुविधाएं घर तक पहुंचाने का काम करना है। हर योजना का लाभ कोई चेक से उसको दिया जाए, वो खाते में डाले, इस चीज प्रथा को पूरी तौर पर बंद कर कैसे डीबीटी के माध्यम से सारे बेनिफिट सोर्स तक हम इमीडिएटली पहुंचाए, इसके ऊपर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक तौर पर कोविड में काम किया। मगर आज लगभग हर एक योजना ऐसी है, चाहे वो SC ST बच्चों की जो हम देते हैं सपोर्ट, उसको उनके खाते तक स्कॉलरशिप को पहुंचाने की बात हो, चाहे अलग अलग प्रकार की पेंशन्स हो उनको पहुंचाने की बात हो, तो ओवरऑल जो विजन है वो मॉडर्नाइजेशन का, प्रोग्रेशन का, डेवलपमेंट का, उसको इस बजट में हमने इम्प्लीमेंट किया। सर, एक वायदा आपने प्रदेश के युवाओं से किया था 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में, उसको पूरा भी आप लोगों ने किया। आज के दिन में उसकी स्थिति क्या है? कितने % या युवा इसका कितना लाभ ले पा रहे? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की या स्किल एजुकेशन की अगर बात करें तो लगातार सरकार काम कर रही है, ऐसे में प्रदेश के युवाओं को इस रिजर्वेशन का, 75 रिजर्वेशन का कितना लाभ? देखिए, 75% रिजर्वेशन को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने स्टे किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे विकेट किया, डायरेक्शन दिए कि 1 महीने के अंदर हाई कोर्ट सुनवाई करे। हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उसकी सुनवाई करी। सुनवाई पिछले साल जून में कंप्लीट हुई और जून से लेकर आज तक ऑर्डर रिजर्व है। 2 बार उसमें
माननीय हाई कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगी, जी। प्रदेश सरकार ने क्लैरिफिकेशन दी। जी। हम तो इंतजार कर रहे हैं, प्रदेश डायरेक्शन तो हाई कोर्ट को नहीं दे सकता जी। कि आप उसका फैसला इमीडिएटली सुनाइए, मगर हमने 2 बार जाकर इंटरवीन जरूर किया है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमने उस एक्ट को पूरी तौर पर लागू करना है, लाभ हर युवा तक पहुंचाना है। तो हाई कोर्ट ने यही हमें इन्फॉर्म किया है कि जल्द उसके ऊपर फैसला आएगा, और हम वेट कर रहे हैं कि फैसला आए, और फैसला आते ही हम उसको प्रदेश के युवाओं के लिए समर्पित करने का काम। ये जो बजट सत्र हुआ, इसमें खराब फसलों को लेकर विपक्ष काफी हंगामा करता रहा सर, और मौसम की मार फसलों पर पड़ी किसानों की। सरकार किस तरह से तैयारी कर रही है किसानों की खराब फसल की भरपाई करने के लिए? क्या कुछ इनिशिएटिव्स हुए? विपिन जी, ऑलरेडी डायरेक्शन दे दिए गए हैं जी, और क्लियर डायरेक्शन है कि इमीडिएटली 22 के 22 जिलों का सर्वे कर जहाँ जहाँ क्रॉप लॉस है उसकी डिटेल रिपोर्ट प्रदेश सरकार तक पहुँचाई जाए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम सोचते हैं आज ओले गिरे हैं और कल इसकी गिरदावरी कर दी जाए। जी। अगर कल गिरदावरी करेंगे तो क्रॉप लॉस जो है वो 10% ही दिखेगा, मगर अगर इसको हफ्ते बाद करेंगे जी, तो 100% क्रॉप लॉस जिसके है उसकी पूरी हम सर्वे कर सकते हैं समय और क्वालिटी अनुसार। और उसके साथ साथ एक अच्छी चीज़, मैंने विधानसभा में एक आंकड़े शेयर करे थे लास्ट डे ऑफ सेशन की, 32,000 फार्मर्स ने क्षतिपूर्ति के ऊपर अपने आप को अपलोड किया है। आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, ये 88,000 क्रॉस कर गए। तो जो लोग सोचते हैं किसान टैक्स हैवी नहीं है, उन लोगों के लिए है कि किसान आज के दिन बहुत टैक्स हैवी है। क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से भी सरकार सर्वे अपने अनुसार जितने समय में करे, किसान को ये ताकत दे दी गई है कि वो अपने मोबाइल पे उठाए, खेत के अंदर जाकर जीपीएस के साथ अपनी फोटो खींचे और डायरेक्ट सरकार को इन्फॉर्म करे। और 88,000 में से कल तक लगभग 4,000 के आसपास किसानों की जो फसल है उसके सर्वे की डबल वेरिफिकेशन हमारे रेवेन्यू के पटवारियों ने कर दी है। और अब क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में एरिया है, 4.5 लाख एकड़ के आसपास तो अब अपलोड हो चुका है, उसको वेरीफाई कराने के लिए हमने आदेश दे दिए हैं कि एडिशनल मैन पावर की अगर वेरिफिकेशन की जरूरत है तो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडीएज हैं और जो एग्रीकल्चर संबंधित अलग अलग विभाग हैं, इरिगेशन है और है, उन सब के अधिकारियों को भी उस पोर्टल का लॉगिन दे दिया जाएगा कि वो जाकर फार्मर की वेरिफिकेशन जो है उसके प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपेडाइट करे। और मुझे लगता है कि विद इन 15 to 20 डेज जो फाइनल रिपोर्ट ऑफ क्रॉप लॉस है वो सरकार के पास आ जाएगी। और जैसे ही आएगी, जितना ही मुआवजा बनता हो, मैंने तो हाउस में बोला कि कांग्रेस की सरकार के 10 साल में 1,000 करोड़ रुपया भी किसानों की फसल खराबे का नहीं दिया गया, और हमने पिछले 2.5 साल के अंदर 1152 करोड़ रुपया किसानों के खातों में भेजा। और अगर इस बार 500 आए, 700 आए, 1,000 करोड़ आएगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर्ड है उनको तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम देती है, विपक्ष इस पर उनको छोड़कर जितना भी नुकसान होगा सरकार उसकी भरपाई करेगी एट द रेशियो ऑफ 15,000 पर फार्मर पर एकड़, जिनकी क्रॉप 75 to 100% है, 50 से 75% वालों को 12,000 और 25 से लेकर 50% जिनका क्रॉप लॉस है उनको हम 9,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। विपक्ष इस पर भी आरोप लगाता है कि ये जो फसल बीमा योजना है उसके तहत बीमा कंपनियों के जो है वो खाते भरने का काम कर दिया है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता। इसकी क्या जवाब देंगे? 2016 से लेकर और कल तक का जो आंकड़ा है, क्योंकि मैंने सेशन में भी इस पर रिप्लाई किया था, हमारे फार्मर्स को लगभग 5850 या 52 करोड़ के आसपास इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनीज ने उनके खातों में ट्रांसफर किया। और उसके साथ साथ 1,000 करोड़ ऐसा है जो अभी भी किसी ना किसी प्रकार की लिटिगेशन या एरर की वजह से पेंडिंग है। और समय अनुसार, क्योंकि जो लीड बैंक मैनेजर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसकी जिम्मेवारी है कि उसको रीवेरीफाई करें और रेगुलरली इसको रीवेरीफाई किया जाता है और जो उनका मुआवजा बनता है वो उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मैंने ग्रीवेंस कमेटी में रोहतक में एक केस देखा कि गांव गलत भर दिया गया और उससे फार्मर को 6 महीने तक मुआवजा राशि नहीं मिली, प्रीमियम कटा, और हमने आदेश दिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज नहीं देती, एरर जिस बैंक ने किया है, जिस कॉर्पोरेट सोसाइटी के बैंक ने किया है,
वो भरेगा, और उनने भरा। जी कल ग्रीवेंस कमेटी में जब मैं गया तो यही रिपोर्ट आई कि उसका पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। मुझे लगता है कि हमें ये जो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं ये तो हर प्रकार से रहेंगी भी, मगर इनको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म बेटर करना है, और उसको प्रदेश सरकार निरंतर करती रहती है। युवाओं के रोजगार के लिए आप लगातार प्रयासरत रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। इसी सेशन में एक बड़ी घोषणा भी हुई है, शार्क टैंक की तर्ज पर जो वेंचर कैपिटल फंड युवाओं के रोजगार के लिए बनाने की तैयारी की गई है। किस तरह से रहेगा सर इसका खाका, और क्या इसके तहत जो है प्रदेश के युवाओं को लाभ मिलने वाला है? बहुत से ऐसे विभिन्न स्टार्टअप्स हैं जिनको इनिशियल स्टेज पर माइनर फंडिंग की जरूरत होती है जी, कि उनका आइडिया जब डेवलपमेंट स्टेज पर है उसको प्रोडक्ट स्टेज पर कैसे ले जाया जाए जी, और बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता जी, मगर उसके लिए समय अनुसार फंडिंग कैसे मिले ये बहुत बड़ा चैलेंज युवाओं के लिए रहता है जी, और प्रदेश के अंदर हम कैसे दे पाएंगे इस चीज के ऊपर एक बार चर्चा चली तो उसके ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ अलग अलग प्रकार की सोच आई। जब ये आया कि हम कैसे एक वेंचर कैपिटल फंड बनाए उन युवाओं के लिए जिनको स्टार्टअप स्टेज पर थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, प्रदेश सरकार अपनी इक्विटी उसकी कंपनी में रखेगी। 25% तक इक्विटी हरियाणा सरकार की होगी ऑन इन्वेस्टमेंट, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद फिर प्रदेश सरकार के पास एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें सरकार के एम्प्लॉयज भी होंगे और प्राइवेट सीईओ सीएफओज भी होंगे जो समय अनुसार बोर्ड की मीटिंग कर इस पैसे को डिसम्बर्स करेंगे। 100 करोड़ रुपए तो रखा गया है उन युवाओं के लिए जो आज 25 साल की आयु से नीचे हैं और जिनको स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग चाहिए, और 100 करोड़ रुपया रखा गया है हमारे एससी के एसटी के साथियों के लिए, महिलाओं के लिए जो नए तौर पर अपने विजन के साथ कंपनीज को एडिशनल सपोर्ट के लिए पैसा फंडिंग चाहती है उनके लिए। तो 200 करोड़ इसी प्रकार से इन्वेस्ट किया जाएगा, और मुझे लगता है कि हरियाणा ने ये कर दिखाया है। आज अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें तो देश के 10 बड़े यूनिकॉर्न्स में से 6 यूनिकॉर्न्स हरियाणा की धरती से जन्मे हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये स्टार्टअप्स को हम फंडिंग समय अनुसार डिसम्बर्स कर पाए 200 करोड़ रुपया तो ये 6 नहीं होंगे, अगले जो 10 नए यूनिकॉर्न्स आएंगे उनके अंदर 10 के 10 हरियाणा की धरती से हम पैदा कर ले जाएंगे। किसी भी प्रदेश का विकास जो है वो उसकी रोड कनेक्टिविटी से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्ट रहता है। आपके पास पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है सर, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज को लेकर किस तरह से विस्तृत किया जा रहा है ताकि उद्योगों से के पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो किस तरह से जो है कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से और रोड्स कनेक्टिविटीज़ को लेकर जो है प्रदेश सरकार काम कर रही है? विपिन, हरियाणा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है। आज के दिन हमारी रोड कनेक्टिविटी से हम 4.5 घंटे से कम में प्रदेश के किसी भी गांव तक पहुंच सकते हैं, और हमारा सौभाग्य रहा है कि हम लैंडलॉक जरूर हैं मगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में प्रदेश ने भी और केंद्र ने भी कोई डेवलपमेंट की कमी नहीं छोड़ी। आज प्रदेश में से 5 एक्सप्रेसवेज निकलते हैं, नेशनल हाईवेज का भरमार है, स्टेट हाईवेज का भरमार है। आज केएमपी का विजन जो 2003 में रखा गया था, आज उसको देखे तो दिल्ली के रिंग रोड की सपने को कि तीसरा रिंग रोड दिल्ली में बनाया जाए हमने अचीव कर दिखाया। आज केएमपी की कनेक्टिविटी ने जो पंजाब से लेकर प्रदेश के किसी और राज्यों में जाने वाला ट्रैफिक था उसको एक बेहतरीन कनेक्टिविटी दी। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने 2 नए नेशनल हाईवेज अनाउंस करे हैं, एक जो चौटाला डवाली से लेकर पानीपत तक के लिए एक्सप्रेसवे बनेगा जो ग्रीनफील्ड होगा, और उसके साथ साथ हिसार से लेकर रेवाड़ी और आगे केएमपी तक नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी जो बनेगी। 2 नई अनाउंसमेंट्स केंद्र सरकार ने करी है, और ये दोनों प्रदेश को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तौर पर ज्वाइन करेगी। उससे हमारे लगभग 9 ऐसे नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज है जिनको बीच में से हम कनेक्टिविटी देंगे। और इसके बाद मुझे लगता है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अभी तक एनसीआर के अंदर सीमित थी उसको बचे हुए भी जो हमारे 8-9 जिले हैं उन तक हम और बेहतरी से ले जा पाएंगे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहीं एम्प्लॉयमेंट के और ज़्यादा अवसर हम हरियाणा प्रदेश में देखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सड़क मेवात वाला जो एरिया था उसको लेकर कांग्रेस की ओर से बहुत कुछ कहा गया कि
खड्डे हैं बहुत ज़्यादा सड़कों में, क्या जवाब देना चाहेंगे सर? मैं आपसे पूछता हूं जी कि उनने कैलकुलेट कर कर बताया, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 4 किलोमीटर में 180 गड्ढे हैं। जी 180 गिन तो पाए? जी कांग्रेस के शासन में तो 180 गड्ढे हमें नेशनल हाईवेज पर मिला करते थे। जी और जिस सड़क की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पैरेलल एक एनएच बना है, जी और आज तक उस नेशनल हाईवे को, जो हमारा अलवर टू गुड़गांव है या गुड़गांव टू अलवर है, स्टेट हाईवे के तौर पर हमें हैंडओवर नहीं किया गया। जी डीपीआर बन चुकी है, 200 करोड़ और कुछ लाख की ये डीपीआर है। जिस दिन वो हमें हैंडओवर कर दिया जाएगा, उस दिन इसका टेंडर प्रोसेस हम कंप्लीट कर देंगे। जी एक ऐसा ही आधा अधूरा नेशनल हाईवे था जो महेंद्रगढ़ टू नारनौल था, क्योंकि 152D डेवलप हो रहा था, वो एनएच ने डी नोटिफाई नहीं किया और स्टेट उसको पिकअप नहीं कर पाई। 2 साल तक वहां भी लोगों की दिक्कत है। इन टेक्निकलिटीज में भी गड्ढे गिन रहे हैं। मैं ये सौभाग्य मानता हूं कि हमारे को ये पता चल जाता है कि चलो इस पैच में 180 गड्ढे हैं, और मेरे को लगता है जिस दिन उनने गिने उसके 2 दिन के अंदर उनको भी हमने भरने का काम किया। मगर ऐसा प्रदेश के अंदर कोई एरिया नहीं है जहां पर रोड डेवलपमेंट ना हो। 2250 करोड़ रुपया 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए पहली बार है कि हरियाणा प्रदेश ने डेडिकेटेडली रिकमेंडेशंस ऑफ लोकल एमएलएज के उपरांत री डेवलपमेंट का, री कारपेटिंग का, स्ट्रेंथनिंग का, एक्सपेंशन का अलग अलग प्रकार से प्रोजेक्ट्स टेकअप करने का काम किया है। और मैं आपके साथ बैठा हूं, 2250 करोड़ में से 1900 कुछ करोड़ के तो हमारे टेंडर अपलोड हो चुके हैं, और 31 मार्च से पहले उस प्रोसेस को कंप्लीट कर कर, क्योंकि अभी तक सर्दियां थी और कई लोगों को शायद ये टेक्निकलिटी नहीं पता कि मॉनसून सीजन में रोड नहीं बनती, और दूसरी चीज एक्सट्रीम विंटर्स में रोड नहीं बनती। तो हमारे पास जो विंडो आती है वो मार्च से लेकर जुलाई तक की है, और फिर 1 महीना अक्टूबर का है जब हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आप देख लेना कि मार्च शुरू हुआ है, आधा मार्च ही गया, और अभी जो समय है इसके अंदर हम जितना हमारा कमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको पूरी तौर पर टेकअप कर कर हम कंप्लीट करें। मैंने विपक्ष के सवाल छेड़ ही दिए हैं, मैं विभागों पे बाद में ही आता हूं। मैं पहले कांग्रेस की ही जिक्र कर लेता हूं। कांग्रेस की ओर से, राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की गई। कांग्रेस का मानना है कि एक अलग उत्साह उनके कार्यकर्ताओं में आया है। किस तरह से देखते हैं इस यात्रा के प्रभाव को आप? आगामी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस को कहाँ स्टैंड देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की जो आज हालात है वो मुझे लगता है जग जाहिर है कि कांग्रेस खुद के अंत के ऊपर काम कर रही है। और मैं तो कल एक पत्रकार साथी ने पूछा कि राहुल गांधी के विरुद्ध 2 साल की जजमेंट आई। 2013 में ऐसी ही जजमेंट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आई। हमने जब कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है तो कांग्रेस कहती थी नहीं है। अब कांग्रेस वही चीज कह रही है, तो आप किसको सत्य मानोगे? और दूसरी ओर पर कांग्रेस के जो नेता है वो आपसी में इतना मतभेद मनभेद रखते हैं कि उनके एक होना मुश्किल है। वो एग्जाम्पल आपने देखा जब हकोका बिल विधानसभा में आया तो किस तरीके से कांग्रेस के एक एमएलए ने कहा कि मैं ये विरोध करता हूं और मेरी पार्टी भी इसका विरोध करेगी, और पार्टी खड़ी होकर कहती है हम सरकार के साथ हैं। तो जब पार्टी में एकता नहीं है तो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और आज कांग्रेस की ये हालात है देश भर के अंदर, जिस तरह से कांग्रेस बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भविष्य आने वाले समय में देश के अंदर है। 2024 के रण की बात कर लें सर, जननायक जनता पार्टी किस तरह से चुनावी मैदान, क्योंकि समय जो है वो उल्टा काउंटडाउन अब इलेक्शंस को लेकर जो है शुरू हो चुका है, कितना मजबूत संगठन आज की डेट में जननायक जनता पार्टी है, और चुनावों की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो किस तरह की तैयारी जो है पार्टी परिप्रेक्ष्य में की जा रही है? देखिए, कोई भी पार्टी एक दिन में पूरी तौर पर संगठित नहीं हो सकती मगर हमें एक अवसर मिला कि हमारे साथियों ने मेहनत करी, मेहनत कर कर प्रदेश के अंदर 18% वोट शेयर पर अपने संगठन को पहुंचाया। 10 हमारे विधायक बने, हम सरकार का हिस्सा बने, और 3.5 साल के अंदर हमने बड़े मजबूती के साथ संगठन के ऊपर काम किया है। प्रदेश के प्रत्येक गांव तक
हमने कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़ा है, नए लोगों को जोड़ा है। अब जो बूथ योद्धा की हमने मुहिम चलाई है, जहाँ हम हर बूथ पर एक युवा जो बूथ का कार्यप्रणाली देखेगा और एक महिला सखी जो महिला विंग के साथ जुड़कर काम करेगी, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस 4-4.25 साल के सफ़र में पार्टी के एक एक साथी ने बड़ी मेहनत लगन के साथ कैसे आगे बढ़ाया जाए संगठन को काम किया है। और आने वाले समय में और डिजिटलाइजेशन की मदद के साथ हम और बेहतरी के साथ इसके ऊपर काम करेंगे। इसको और स्ट्रेंथन कैसे करना है, कोर वैल्यूज़ जो थी जिसके ऊपर संगठन बना, उसको और ज़्यादा कैसे पब्लिक तक हम पहुँचाएँ। पब्लिक की जिस सोच के साथ चौधरी देवीलाल जी ने प्रदेश देश के अंदर मूवमेंट शुरू करी थी, उसको हम और कैसे आगे लेकर जाएं, जिसमें कमेरे को मजबूती मिले, गरीब को ताकत मिले। मैं आपको बताता हूँ, किसी के खेत में आग लग जाती थी, आज तक कोई प्रोविजन नहीं था एक्सेप्ट बिजली का शॉर्ट सर्किट दिख जाए किसी एंगल से तो उसको बिजली विभाग पैसे दिया करता था। मगर और किसी तरीके से आग लगे, कोई बीड़ी फेंक जाए, कोई साथ वाले पड़ोसी के खेत से आग आ जाए, तो कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। हमने प्रदेश में कर दिखाया। और अब किसी के खेत में भी आग लगती है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार फंड से करती है। ये आमजन की सोच को ताकत देना है कि उनकी जो मूल समस्याएं हैं उसको कैसे हम और ईज करें, उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। और उस चीज के साथ संगठन के साथियों ने बेहद अच्छा काम। आगामी नगर निगम के भी चुनाव हैं फरीदाबाद और यहाँ पर, तो उसकी लेकर क्या गठबंधन के साथ ही जाएंगे सर? जेजेपी बीजेपी मिलकर ही चुनाव जो है वो लड़ेगी नगर निगम के आने वाले? पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेगी। तैयारियां हर पार्टी की हर सीट के लिए होती है। चाहे मैं बात करूं सरपंचों की, तो हमारी तैयारियां तो 6200 कुछ पंचायतें हैं, सबके लिए थी। नगर निगम की 84-85 निगमें कमेटियां कॉर्पोरेट काउंसिल्स हैं, हमारी तो उनके ऊपर भी थी। हमारी तो विधानसभा की 90 की भी है, 10 की 10 लोकसभा की भी है, और यही मुझे लगता है बीजेपी की भी है, यही कांग्रेस की भी है, यही और जो पार्टियां प्रदेश के अंदर है उनकी भी है। मगर जब अलायंस होता है तो बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कई चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ती है, और कई जगह ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जहां आप सोच नहीं सकते थे कि हमें इतना मजबूती से लड़ना पड़े। और उसका रिजल्ट आउटपुट संगठन के साथियों की मेहनत होता है। और समय समय पर मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो हमें पहले दिन तोड़ना चाहते थे। आप भी हरियाणा कवर करते हुए हैं और आपने देखा होगा कि बहुत साथी लगे कि ये तो 15 दिन में टूट जाएगा, ये तो 5 महीने में टूट जाएगा, ये तो साल में टूट जाएगा। और कल मैं रोहतक में था, वहाँ भी मेरे को बोल रहे थे कि गठबंधन पे क्या होगा। मैं तो आज कहता हूँ कि 3.25 साल 3.5 साल हो गए, पॉजिटिवली दोनों पार्टियों ने काम किया है। अगला जो 1.5 साल है पॉजिटिवली काम करेंगे और आगे भी हम मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और प्रदेश को और आगे ले जाने का काम भी करेंगे। मतलब 2024 के लिए भी आप इंडिकेशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं कि अगर तो पहले दिन से देता हूँ, अगर आप तुड़वाना चाहते हैं वो अलग सोच है। सियासत है तो अफवाहें और ये चर्चाओं का दौर चलता रहता है। एक और गठबंधन, अब गठबंधन की बात चल रही है, एक और गठबंधन की चर्चा बहुत जोरों पर है कि 2024 में कांग्रेस और इनेलो का भी गठबंधन हो सकता है। इस समीकरण को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं दिखती है कोई पॉसिबिलिटी? देखिए, अलायंस कब हो जाए, किसके साथ हो जाए, इन परिस्थितियों को ना मैं आंक सकता ना आप आ सकते। क्या कभी सोचते थे कि शिवसेना और एनसीपी गठबंधन करके सरकार चलाएंगे? कभी सोचा जा सकता था कि जेडीयू और आरजेडी प्रदेश में सरकार चलाएंगे? कभी सोच सकते थे कि सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे? किन परिस्थितियों में राजनीतिक निर्णय लिए जाए, ये तो संगठन के मुख्य लोग मिलकर विचार करते हैं। मगर मैं ये मानता हूं, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच है वो कांग्रेस के साथ चलना मुझे मुमकिन नहीं लगता। और अगर उस सोच को जोड़ देंगे तो मुझे लगता है जिनने उनको 10 साल सजा दिलवाई, जिनने उनको मशीनरी का मिसयूज कर कर उस उम्र में 82 साल की उम्र में सलाखों के पीछे भेजा, मुझे लगता है वो चौधरी देवीलाल की विचारों को, चौधरी देवीलाल की सोच को तोड़ने का काम। जेजेपी कांग्रेस की मानसिकता कभी मिल सकती है, कभी सोच इस तरह? मैं तो मानता नहीं। औद्योगिक क्षेत्र के लेकर सर कितना काम जो है
हरियाणा प्रदेश में हुआ है, उद्योगों के विस्तार को लेकर, नई वेंचर्स को लेकर किस तरह की एटमॉस्फेयर जो है वो इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है, क्या कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं बोलिए? देखिए, हीप 2020 हम लेकर आए कोविड के बीच में, हरियाणा एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जी, और उसका विजन था कि प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मुझे खुशी होती है आपके साथ यहाँ बैठे साझा करते हुए कि 3 वर्षों में लगभग 33,000 करोड़ का निवेश प्रदेश में आया, जिसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मारुति की थी, जहाँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने 800 एकड़ मारुति का प्लांट, जो दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिसमें 10,000 गाड़ियाँ प्रतिवर्ष बनेगी, वो खरखोदा में बनाने का निर्णय लिया। 100 एकड़ के अंदर सुजुकी बाइक्स का प्लांट वो इस्टेब्लिश करेंगे। एटीएल बैटरीज ने जो माइक्रोफोन्स हमारे हैं, जितने स्मॉल फोन्स हैं, आपके कैमकॉर्डर्स हैं, इनकी बैटरी बनाती है। ग्लोबल शेयर उनका आज के दिन भी 50% के लगभग है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। नू के अंदर रोज का मेवो में 180 एकड़ उनने लिया। हमारे पास जो बिरला ग्रुप का नया वेंचर है पेंट्स का, वो पानीपत में इस्टेब्लिश हो रहा है। फ्लिपकार्ट एशिया का 2nd बिगेस्ट वेयरहाउस पाटी हाजीपुर गुड़गांव में बना रहा है। कोका कोला ने अपना रोहतक में 2nd प्लांट लगाया है। फुटवेयर एसोसिएशन ने एक मांग रखी थी सरकार से कि भादुगढ़ ओवर कंजेस्टेड हो गया, तो हमने उनको ऑप्शन दिया 500 एकड़ का रोहतक में, और मैं शेयर कर रहा हूं कि 132 प्लॉट्स रोहतक के अंदर फुटवेयर एसोसिएशन ने HSIDC से ऑक्शन में खरीदे हैं, जिसमें सिर्फ फुटवेयर एक्टिविटीज होंगी। आज हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी आ चुकी है, आज हमारी एरो डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी आ चुकी है, आज हमारी डाटा सेंटर पॉलिसी आ चुकी है, आज हमारी स्टार्टअप पॉलिसी आ चुकी है। इन अलग अलग पॉलिसीज के साथ ई व्हीकल पॉलिसीज आ चुकी है। अलग अलग पॉलिसीज के साथ जुड़े हुए क्षेत्रों में भी इन्वेस्टमेंट पैरेलली हमारे बीच में आ रही है। मुझे लगता है ये जो एक एनवायरनमेंट बना है, इस एनवायरनमेंट ने जो कांग्रेस के शासन में मारुति छोड़ के भागी, हीरो होंडा में लाठीचार्ज हुआ, हीरो होंडा छोड़ के राजस्थान में गई, उनने अपना 500 एकड़ में R&D प्लांट लगाया, मारुति ने गुजरात में लगाया। जो लोग जा रहे थे उनको पॉजिटिविटी फील हुई है, अब वो वापिस आने लगे। हरियाणा हैंडलूम का एक हब बन चुका है। आज टेक्सटाइल के अंदर हम क्लोथ जो हम पहनते हैं, टी शर्ट्स है, शर्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो भी हम देश में 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। गाड़ियों के, बाइक्स के हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इवन जो हेवी यूटिलिटीज में JCB है, ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पास अभी हफ्ता पहले क्वेरी आई कि अशोक लीलैंड भी 500 एकड़ जमीन हरियाणा में देख रही है कि उनने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना है, शायद वो इलेक्ट्रिक बसेस का ही हो। तो इस प्रकार से JBM, जो अब आप एयरपोर्ट्स पे और पे इलेक्ट्रिक बसेस देखते हैं, उनने 80 एकड़ पलवल के अंदर अपने आप 80 एकड़ परचेज करके इलेक्ट्रिक बसेस का प्लांट लगाया है। वंडर सीमेंट ने एक नया यूनिट जाडली के अंदर और लगाने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आना, मुझे लगता है ये वो एनवायरनमेंट था जो 33,000 करोड़ रुपया प्रदेश की इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करवा गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी आपके पास है सर। जब आपने टेक ओवर किया था तो उस समय क्या परिस्थितियां थी? कांग्रेस काल की अगर बात करूं तो उस समय कितनी राजस्व प्राप्तियां थी और आज के दिन में हम कहां पर? देखिए, जहां एक्साइज एंड टैक्सेशन की एवरेज ग्रोथ की बात थी, हर वर्ष 5 से 7% हम ग्रोथ देखते थे, और यही था कि 1200 का 1400 हो गया, 1400 का 1800 हो गया, इस प्रकार से ग्रोथ चला करती थी। मगर पिछले 3 साल में डिजिटलाइजेशन का जो हमने लाभ उठाया है, टेक्नोलॉजीज का किस तरह इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, हमारा 6200 करोड़ से आज के दिन हम 9700 करोड़ में भेजे, और जून में एक्साइज ईयर ओवर हो रहा है। मेरा टारगेट था 9000 करोड़ का, इस वर्ष के अंदर हम 10,500 करोड़ शायद छू जाएं, हम अचीव कर पाए, और वो ग्रोथ होगी 30% की एक एनम में। आज वो ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं। जहाँ टैक्सेशन की बात थी, GST और आज के दिन जो कलेक्शन है वो ऑन कंजम्पशन है, और कंजम्पशन को कैलकुलेट करना बड़ा लिमिटेड पॉसिबिलिटी है कि जिस चीज का बिल कटेगा और जिस स्टेट में कटेगा वो कंजम्पशन है। मगर उसके बावजूद भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो नए सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी मदद से हमने अलग अलग प्रकार से जहाँ टैक्स लीकेजेस थी उसको रोका। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोविड का उदाहरण देता हूँ कि पहले टैक्सेशन में
खाने की वस्तुओं पे, जैसे आप जोमेटो से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे तो जोमेटो 1% टैक्स भरता था और जो दुकानदार था वो 4% टैक्स भरता था। दो अलग अलग प्रकार से टैक्सेशन थी। हमने एक पिज़्ज़ा कॉर्नर को रोहतक में एनालाइज किया, एनालाइज कर कर पता चला कि वो कोविड के 1 साल में 3.5 करोड़ के पिज़्ज़ा बेच गया और उसने 4% के हिसाब से सरकार को टैक्स नहीं दिया। हमने नोटिस इशू किया तो उसने एग्री किया कि मेरा टैक्स बनता है, उसने अगले दिन टैक्स जमा कराया। मगर फिर हमने देश भर के अंदर कितना इससे लॉस हो रहा है, मैंने खुद जाकर जीएसटी काउंसिल को जाकर समझाया। काउंसिल ने एक सहमति से अप्रूव किया कि 5% टैक्सेशन दिया जाएगा और जिसका टैक्स बनता है रिफंड होना, सरकार उसको 1 महीने के अंदर टैक्स रिफंड करेगी। आज के दिन पूरे देश में 800 करोड़ रुपए एडिशनल आने लग गया। इस तरीके से अलग अलग प्रकार की टैक्स लीकेजेस थी क्योंकि एक नया टैक्सेशन सिस्टम था और ये रिवैम्पिंग सिस्टम है। हर रोज इसमें नए 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 फैसले लिए जाते हैं और उससे टैक्सेशन देश का बढ़ रहा है। और पीछे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपया एवरेज मंथली टैक्स कलेक्शन पर आ गए। ये कैसे बढ़ी है? ये टैक्स लीकेजेस रुकी है। निरंतर अलग अलग प्रकार से हमने टैक्स लीकेजेस रोकी और आज जहां कोविड के अंदर हमने एक डेंट देखा, बिल्कुल टैक्सेशन हमारा 9% ग्रोथ पे आ गया। मुझे खुशी होती है कि आज टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन 22% इंक्रीज पर है, जबकि 10% जो कॉम्पनसेशन आती थी, जो 14% एवरेज करने के लिए हम लेते थे, उसको केंद्र सरकार ने 5 साल के उपरांत बंद कर दिया। अब किसी प्रकार के एडिशनल किसी स्टेट को सपोर्ट नहीं मिलेगी, मगर हम अचीव कर पाएंगे। हरियाणा प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ पाएगा क्योंकि हमने वो जो मेजर लेने थे वो समय अनुसार लेने का काम किया है और उसी का फायदा प्रदेश की डेवलपमेंट में जो पैसा हमने इन्वेस्ट करना है उसके अंदर प्रदेश सरकार को मिल रहा है। इसी डिपार्टमेंट में भी कोविड के दौरान और हाल ही के विधानसभा सेशन में भी सर आरोप बड़े लगे कि कोविड में भी जो है वो शराब चोरी को लेकर बात हुई, लेकिन डिपार्टमेंट से ज़्यादा व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे। सर क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, कई लोगों की एक सोच हो सकती है कि इसको बदनाम कर लो, इसको रोक लो, इसको बढ़ने ना दो। और मुझे लगता है कि 3.25 साल के अंदर ऐसा कोई सेशन नहीं गया होगा जहां मेरे को पर्सनली टार्निश नहीं किया गया। ऐसी बात कही गई, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, रिपोर्ट्स निकलवाई गई, रजिस्ट्रेशन का 1 रुपया चोरी नहीं हुआ, जो ड्यूज बनते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 100% फुलफिल हो गए, तो रजिस्ट्री घोटाला कैसे हुआ? हाँ, कई अधिकारियों ने जो प्रोसेस फॉलो करना था वो समय अनुसार नहीं किया। जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लोगों ने एनओसी देनी थी, उनने नहीं दी। यूएलबी के लोगों ने जो वहाँ टैक्स कलेक्शन था, प्रॉपर्टी टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का, वो नहीं किया, उनने एनओसीज इशू कर दी। और अलग अलग विभागों ने उन अधिकारियों को आरोपी भी बनाया, सजा भी दी, कईयों को रिलीव टर्मिनेट भी किया। वही बात आई कि शराब घोटाला हो गया। मैं आपको बड़ा क्लैरिफाई कर दूं कि पूरी चीज का जवाब मैंने विधानसभा में भी दिया और आज आपके माध्यम से भी देता हूं कि सोनीपत में एक्साइज ने शराब पकड़ी, पुलिस की कस्टडी में एक गोदाउन में दी, उसके साथ एक गोदाउन और खुला, बीच में से दीवार निकालेगी, पुलिस की नोटिस के अंदर उस गोदाउन से चोरी हुई। हाउस में बताया गया कि उसमें 6 एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस के इतने अधिकारी इन्वॉल्व थे। जहां बात करी जाती है कि पासेस की, मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, आप फैक्चुअल चेक करा लीजिए कि सोनीपत जिले में पास कटे पर 1 बोतल भी उस पास पे मूव नहीं हो। फिर घोटाला किस चीज का? जिन लोगों ने शराब की चोरी कराई, पुलिस विभाग ने उनको सजा देने का काम किया है और वो इंक्वायरी आगे भी 1 बार नहीं 3 बार हो चुकी है। लोग टर्मिनेट हो चुके, हाई कोर्ट से स्टे ले आए, उसकी 3री इंक्वायरी भी चल रही है। ये कहना कि इसने ये घोटाला कर दिया, मेरे पे तो पर्सनली ये आरोप भी लग गए कि इसने एयरपोर्ट की जमीन खरीद ली। मैंने हाउस में खड़ा होकर कहा फैक्ट्स तो बताइए, मैंने जमीन कहाँ खरीदी? सरकार की जमीन है, उसमें से सरकार ने टेम्परेरी रास्ता निकाला है, अब भी सरकार रास्ता निकालेगी और 100% गवर्नमेंट लैंड के एडजॉइनिंग निकालेगी, फिर भी देखना आरोप लगेंगे। अगर लोकल लोगों को लाभ पहुंचाना है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, इसके ऊपर भी पर्सनल आरोप लगते हैं, तो मुझे लगता है कई लोगों ने यह सोच बना ली है। आपने विधानसभा में मांग करी थी कि अगर आपके पास प्रूफ है हिसार एयरपोर्ट लैंड को लेकर जिस तरह से आरोप लगे थे, वो प्रूफ्स दिए गए हैं? कोई तो आज आपसे मांगता हूं, लाइए। आपको चाहिए तो मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नक्शे के साथ
कब प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म के नाम पर जमीन थी जी 2021 के अंदर वो जमीन हरियाणा एविएशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हुई है जी आज भी मालिकाना हक एविएशन डिपार्टमेंट का है जी साथ लगती जमीन फॉरेस्ट की है जी उसके बीच में से सड़क निकाली गई है जी नया जो प्लान प्रपोज्ड है वो भी फॉरेस्ट की जमीन के साथ से निकाली जाएगी एविएशन की जमीन फॉरेस्ट को दी जाएगी और अदला बदली कर कर वो रास्ता बनाया जाएगा जी ये सारे फैक्चुअल फिगर हैं पर आरोप लगा दिए जाते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि भविष्य के अंदर सबसे बड़ी उनके सामने अगर कोई समस्या है उनके सामने पॉलिटिकल चैलेंज है तो दुष्यंत है और उसको रोक दोगे समय अनुसार रोक दोगे उसको बदनाम कर दोगे तो शायद एक विजन बन जाए हम रुकने वाले नहीं है हमारी सोच प्रोग्रेस की है हमारा विजन प्रदेश को आगे ले जाने की और निरंतर उस पर काम करते आए हैं ईमानदारी के साथ करते हैं और आगे भी करते रहेंगे एविएशन एंड ड्रोन ट्रेनिंग एक्सीलेंस को लेकर आप लगातार काफी काम कर रहे हैं चर्चा भी इस पूरे मुद्दे पर आई है सर कितना काम इसको लेकर किया चुका है और इसके तहत किस तरह से जो है युवाओं को प्रोत्साहित कर कर आगे लाया जाएगा सर देखिए एविएशन विभाग ने पिछले 3 साल में 1000 करोड़ रुपया प्रदेश के अलग अलग जगह पर खर्चा है जी जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा IAH है जो हिसार एयरपोर्ट को एविएशन हब बनाने का सपना है जी उसके अंदर हमारा MOU साइन हो गया NSIDC के साथ हरियाणा एविएशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन चुकी है एविएशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लैंड दी है बदले में 1800 करोड़ रुपए NSIDC प्रदेश सरकार को दे रही है और एक इंडस्ट्रियल हब हिसार एयरपोर्ट के साथ हम डेवलप कर रहे हैं पहला फेज जो है वो 1200 एकड़ का है दूसरा फेज जो है वो 1800 एकड़ का है उसके बीच में एक रनवे हमारा जो कंप्लीशन की स्टेज पे है लाइट्स और जो वेदर इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ऑर्डर्ड है बाय एंड ऑफ मई डिलीवरी शुरू हो जाएगी और बाय जुलाई सारी टेस्टिंग एंड कंप्लीशन हो जाएगा मेरा टारगेट है कि अगस्त या सितंबर के महीने में मैं पहली कमर्शियल एयरक्राफ्ट हिसार एयरपोर्ट से जो हमारे रीजनल एयरपोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी से वहाँ पर उड़ाऊँ उसके साथ हमारा HAL से 2 बार डिस्कशन भी होगी और अलायंस एयर से हम जल्द MOU साइन कर लेंगे कि HAL 228 जो 18 सीटर पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको हिसार से जम्मू हिसार से अमृतसर हिसार से जयपुर हिसार से देहरादून हिसार से कुल्लू हिसार से शिमला हिसार से धर्मशाला चंडीगढ़ इन एयरपोर्ट्स तक हम बेहतरीन कर पाए और जैसे ही फुल एयरक्राफ्ट कैपेसिटी हमारी रन हो जाएगी उसके बाद अलायंस एयर से हमने आग्रह किया है जो 48 सीटर उनके एयरक्राफ्ट हैं प्रोपेलर्स उनको वो लेकर आए और उससे जो 2.5 घंटे की कनेक्टिविटी में हमारे जैसे टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं बीकानेर है जैसे आगरा है इन कनेक्टिविटीज को भी बेहतर बनाए और मुझे लगता है कोई भी एयरक्राफ्ट पहले दिन हैवी ट्रैफिक नहीं झेल सकता ये तो है पैसेंजर साइड का मगर जो हमारा विजन है वो अकेला इसको पैसेंजर एयरपोर्ट बनाने का नहीं है हमारा विजन है इसको कैसे हम कार्गो एयरपोर्ट बनाएं और हमने अलग अलग ग्लोबल कार्गो कंपनीज से निरंतर चर्चा करी है जो ये अलग अलग एरो समिट्स हुए हैं देश भर में उनमें चर्चा चली है मेरी फेडेक्स के साथ चर्चा हुई हमारे देश के जो अलग अलग कार्गो कंपनीज हैं उनके साथ चर्चा हुई कि हम उनको लैंड HADC के अंदर अलॉट करेंगे वो आए इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कॉस्ट पर बनाए और एशिया का क्योंकि सेंट्रल पार्ट इंडिया है साउथ ईस्ट एशिया भी कनेक्ट हो सकता है नॉर्थ एशिया भी कनेक्ट हो सकता है ईस्ट वेस्ट एशिया भी कनेक्ट हो सकता है हिसार को कैसे वेयर हाउसिंग का हब बनाए कि ग्लोबल कार्गो की सेग्रीगेशन का यूनिट हिसार बन जाए इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं मैंने प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा करी उनने डायरेक्शंस भी दी मेरी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी बात हुई क्योंकि एक एस्पेक्ट एविएशन का भी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट है वेयर हाउसिंग पीयूष गोयल जी से भी मेरी चर्चा हुई निर्मला सीतारमण जी क्योंकि इसके अंदर कार्गो आएगा तो कस्टम इन्वॉल्व है उनसे भी चर्चा हुई कई सेंट्रल एक्ट्स में अमेंडमेंट्स चाहिए और उसके ऊपर प्रपोजल बन रहे हैं और मुझे लगता है जैसे ही वो अमेंडमेंट होगी जो हमारा विजन एक कार्गो एयरपोर्ट का है उस विजन को पूरी तौर पर हम अचीव कर पाएंगे एक बड़ा मुद्दा है जो कि दो प्रदेशों को इफेक्ट करता है एसवाइएल का मुद्दा पानी का मुद्दा पंजाब हरियाणा से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोनों प्रदेशों को कहा गया है बैठकर बात करें सर क्या कहेंगे जिस तरह से पूरे पंजाब का स्टैंड है कि पानी की एक बूंद तक नहीं दी जाएगी क्या कहेंगे किस तरह से ये बनेगी देखिए बहुत लंबा मसला है कोई आज का नहीं है
और इसका फैसला बड़े अच्छे तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में किया जी। और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी लगाई। केंद्र सरकार ने भी अनेक प्रयास करे, 3 चरण की बैठकें हुई जिसमें 2 में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और लास्ट प्रोसीडिंग में एक लास्ट टाइम और इस पे फाइनल चर्चा करी जाए, इसकी डायरेक्शन दी गई है। मुझे लगता है कि अब पंजाब को भी मानना चाहिए और जो हरियाणा का हिस्सा है जो हमारी वाटर ट्रीटी का है उसको जल्द से जल्द, क्योंकि उनने लैंड भी डीनोटिफाई कर दी है, उसको दोबारा एक्वायर कर हरियाणा को वो हिस्सा अलॉट करना चाहिए। जी। ई टेंडरिंग को लेकर जो है वो काफ़ी बवाल सरपंचों की ओर से किया गया, काफ़ी विरोध जो है इस प्रणाली का हुआ सर। इंडियन न्यूज़ हरियाणा के इस मंच के माध्यम से क्या कहेंगे सर, इस पूरी प्रणाली की बारीकियां क्या है और कहां पर जो है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन इस चीज़ को लेकर हो रहा है? देखिए, कोई भी चीज़ नई होती है जी, उसका विरोध भी होता है, उसकी दिक्कतें भी आती हैं। जी, पंचायती राज इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जी, प्रदेश के अंदर लगभग 68-6900 विलेजेस हैं। जी, उनमें छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा होती है जो डेवलपमेंट वर्क्स पे यूज़ आती है और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार अपने कॉस्ट पे और अपनी सोच के साथ बनाती है। जी, मैंने कल एक बैठक रोहतक में करी जिसमें यूनियन के एसोसिएशन के कई साथी आए, जी, उनसे एक एक विषय पर जो वो लेकर आए मेरी चर्चा हुई। उनकी बात थी हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, सरकार ने बढ़ा दिया। जी, पहले भी जब मेरी चर्चा हुई थी उनने ये मांग करी थी कि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख 10 लाख कर दिया जाए, सरकार ने उसको भी 5 लाख कर दिया। जी, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ, कोई भी फैसले, कोई भी कदम परमानेंट नहीं हो सकते। जीएसटी जब आया, एक टैक्सेशन रेट बढ़ा दिया गया, दिक्कतें धीरे धीरे आई और हजारों बार टैक्सेशन रेट्स में, आइटम्स में सरकार को निर्णय लेने पड़े। जी, मैं तो आपके माध्यम से उनसे भी आग्रह करता हूं, 31 मार्च तक आपके फंड्स हैं, यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो फंड्स भी लैप्स हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल शेयर जो है उसका सीधा कानून है, अनयूटिलाइज्ड हैज टू गो बैक टू द सेंट्रल ट्रेजरी। जी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा वापस जाएगा। जी, मैंने कल उनसे आग्रह किया और उनने ये सहमति जताई, अधिकतम सरपंचों ने जो कल मेरे को मिले ये सहमति जताई कि हमें कदम उठाना है। जी, और मैं ये आश्वासन भी देता हूं आपके माध्यम से कि 3 महीने इस प्रणाली को इस्तेमाल कर तो देखें। जी, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 साल की उम्र में बना था, 5 करोड़ रुपया एक चेकबुक के माध्यम से हमारे पास आता था। जी, मैंने तो कभी चेक काट कर नहीं दिया, हम तो काम अलॉट करते थे। विपिन के घर से दुष्यंत के घर तक बिजली की तार जानी है, 6 खंबे लगने, 15,000 का खर्चा एक खंबे का, 90,000 रुपए अगले के नाम पर अलॉट कर दिए। जी, हमने भी ग्रांट्स दी हैं, काम अधिकारियों ने किया। गलत करेगा ठेकेदार, गलत करेगा अधिकारी, सजा किसको मिलेगी? सरपंच को नहीं, बिल्कुल, उस अधिकारी को मिलेगी। बिल्कुल, मगर क्योंकि हमारे पास आज अधिकारियों की दिक्कत है, ये समस्या भी जायज है। 2 साल से भर्तियां नहीं हुई कोविड के अंदर, HPSC और स्टाफ सिलेक्शन को निरंतर लिखकर भेजा गया कि आप समय अनुसार एग्जामिनेशन कराइए, उनके डिलेज आए। जी, अब भी हिदायतें इशू करी गई है। जी, जहां हमारे पास ग्राम सचिवों की कमी है, BDPOs तो 60% कम है। अब उस चीज के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम कितनी जल्दी बना पाएंगे ये हमें भी देखना है। जेईज की कमी है, क्योंकि टेक्निकल काम, टेंडर बनाना, अपलोड करना, ये सरपंच का काम नहीं है, ये तो जेई का काम जी। है। हम उसको कैसे भर पाते हैं ये भी हमें सोचना है। अगर 3 महीने के अंदर हमें दिक्कतें और बढ़ती दिखी तो इस 5 लाख को और बढ़ा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर सरपंच सक्सेसफुली इस 5 लाख को 3 महीने में यूटिलाइज कर पाए, ई टेंडरिंग प्रणाली को कर पाए, तो उनके गांव विकास के लिए, समय पर डेवलपमेंट के लिए इससे बड़ा कदम शायद कोई ना हो। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, रह गया था ग्लोबल सिटी को लेकर जो है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका है सर, ऐसे में कितना निवेश जो है और किस तरह का काम जो है ग्लोबल सिटी को लेकर जो है वो चल रहा है? मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है हर व्यक्ति का, और मैंने और सीएम साहब ने निरंतर इस प्रोजेक्ट को हरियाणा के मॉडल प्रोजेक्ट के, हरियाणा के विजनल प्रोजेक्ट के तौर पर जी, ड्राफ्ट भी किया, प्लानिंग भी करी, और इसके लिए हम देश में भी विदेश में भी गए और अलग अलग जगह जाकर हमने प्रदेश को कैसे निवेश मिले इसके ऊपर काम किया। 5 दिन पहले ग्लोबल सिटी की पहली एडवर्टाइजमेंट निकली है। मई के महीने तक जितने हमारे पास इनपुट्स आएंगे उसको देखते हुए हम 5 फेज जो पहले हैं जी,
जो लगभग 25 एकड़ से और 100 एकड़ के बीच के हैं, उनको हम ऑक्शन स्टेज पर लाएंगे। मगर सबसे अच्छी चीज़ है, जब हम इसका ड्राफ्ट बनाने लगे तो मैंने एक अधिकारी से पूछा कि अगर हम 1 एकड़ ऑक्शन करेंगे तो क्या रेट आएगा जी। उस अधिकारी ने कहा 10 से 12 करोड़ रुपए एकड़ वैल्यूएशन आएगी जी। और जैसे जैसे प्लानिंग बनी, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन रखा गया कि हम इसको दुबई के बिजनेस बे से या मरीना बे सैंड के पास जो सिंगापुर का इलाका है, या कैनरी वॉल्फ जो लंदन का नया वर्जन है, मॉडर्नाइज्ड वर्जन है, इन सबसे बेहतर कैसे बनाएं जी। तो जो लास्ट हमारी डिस्कशन हुई उसमें बेस ऑक्शन वैल्यू पता है कितनी आई? 53 करोड़ रुपए एकड़। और अगर हम 1080 एकड़ को 40% डेवलप्ड एरिया निकाल दे, 600 एकड़ के अंदर 53 करोड़ से भी मल्टीप्लाई करें तो कितने लाख करोड़ आ गया। आज वैल्यूएशन इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि किसी भी देश में एयरपोर्ट के पास 1080 एकड़ ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के नहीं बचे नहीं है, और उस 1080 एकड़ को एक विजन के साथ डेवलप किया जाए जिसमें 4-4.5 लाख लोग रहेंगे भी, काम भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, खेलेंगे भी, अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय भी करेंगे, उस ओर से डेवलप किया जाए। ये हमने ग्लोबल सिटी के अंदर रखा है। और मुझे लगता है आईजीआई से कनेक्टिविटी, जो हमारा हेलीहब गुड़गांव में बन रहा है, उससे कनेक्टिविटी, हर प्रकार से एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्टिविटी होने के कारण ये अपने आप में दुनिया का एक अद्भुत शहर विद इन अ शहर, सिटी विद इन अ सिटी, ये ग्लोबल सिटी गुड़गांव बनने का काम करेगी। और ये ग्लोबल सिटी जो है वो गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा की डेवलपमेंट में एक नया पायदान साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज मंच को अपना इतना वैल्यूबल समय देने के लिए। और 2024 के रण से पहले कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब जो है वो प्रदेश की जनता भी जानना चाहती थी, उन पर भी बड़ी बेबाकी और खुलकर आपने जवाब दिया है। आगे भी इसी तरह से सत्रों का कारवा जो है वो चलता रहेगा। ओवर टू यू अनन्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मैं चाहूंगी प्लीज आप स्टेज पे रहिएगा क्योंकि एक स्पेशल अनाउंसमेंट का ये समय है। और उससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी हमारे बीच पहुंचे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। और इसके साथ ही स्पेशल अनाउंसमेंट की बात करें तो आईटीवी नेटवर्क हरियाणा में जल संरक्षण को लेकर एक बड़ी शुरुआत करने जा रहा है। इस इनिशिएटिव में एक्वाक्राफ्ट में एक सहयोगी के तौर पर काम करेगा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। ये बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि इस इनिशिएटिव के तहत हरियाणा के 20 गांव को गोद लिया जाएगा। इनमें से एक गांव आपके विधानसभा क्षेत्र का भी है। और इस इनिशिएटिव को लेकर जोरदार तालियों से स्वागत जरूर होना चाहिए क्योंकि जल संरक्षण अपने आप में बहुत बड़ी पहल है और इसका स्वागत होना चाहिए। और इसके साथ ही सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज सुब्रमण्या कुसनूर जी ऑफ एक्वाक्राफ्ट एंड ऑल्सो राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा जी, फाउंडर आईटीवी नेटवर्क। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज स्टेज पर आइए। Subramanya Kusnur ji of Aquacraft to speak about what you will doing as part of the mission. Sir, एक short brief सुब्रमण्या कुसनूर जी। सुब्रमण्या कुसनूर जी डिप्टी सीएम को एक वाटर क्रेडिट देंगे। इस मुहिम के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण को लेकर किस तरह से आईटीवी नेटवर्क जो है वो आगे काम करेगा। एक जोरदार तालियों से स्वागत। एक्वा क्रेडिट सुब्रमण्या कुसनूर जी, सर एक शॉर्ट ब्रीफ में आपसे चाहूंगी, यू विल डूइंग एज पार्ट ऑफ दिस मिशन, एक शॉर्ट ब्रीफ सर। For me to stand here today, I thank Honorable Deputy Chief Minister for giving this opportunity and Honorable Rajya Sabha MP Kartik Sharma ji. We are committed to make India water positive by 2030, and this opportunity we will work in around 20 villages or more, where we will be doing an integrated approach towards water management across rainwater harvesting, groundwater recharging, water filtration, and most importantly, accounting the amount of water which is there through our digital water bank. And all water positive villages will be issued water credits like carbon credits so that they get an incentive to enter water stewardship. Thank you. और अब समय है उन लोगों को सम्मानित करने जा रहा है इंडिया न्यूज हरियाणा जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में
तमाम अहम काम किए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप स्टेज पे रहिएगा सर। और अब समय है, सबसे पहले बात हम डॉक्टर नीरज सहारण की करेंगे। 2000 से ज़्यादा लोकगीतों का संग्रहण किया है जो लुप्त होते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में अपने क्षेत्र में तमाम अहम योगदान दिए हैं, समाज सेवी काम किए हैं, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा ऐसे लोगों को आज सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर नीरज सहारण जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कम ऑन स्टेज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर नीरज सहारण। 2000 से ज्यादा लोकगीतों का संग्रह किया है जो लुप्त होते जा रहे हैं हरियाणा की संस्कृति से। अमित मित्तल जी समाज सेवी हैं। अमित मित्तल जी समाज सेवी, जिन्होंने अपने समय में, चाहे कोरोना के समय की बात कर लीजिए, समाज सेवा का काम किया है। ये वो लोग हैं जो लगातार अपने क्षेत्रों से जुड़े तमाम सराहनीय काम कर रहे हैं। अमित मित्तल जी, प्लीज कम ऑन स्टेज। प्रशांत शर्मा जी समाज सेवी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इंडिया न्यूज़ हरियाणा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आईटीवी नेटवर्क ऐसे लोगों को सम्मानित करता है। चिराग सिंह जी, हेड कोऑर्डिनेशन सेंट्रल पार्क। अमरजीत बख्शी, फाउंडर सेंट्रल पार्क, इन्होंने आईआईटी दिल्ली को अपने पर्सनल ट्रस्ट से डोनेशन दिया और साथ ही जागृति सेवा ट्रस्ट गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए चिराग सिंह जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर दुष्यंत चौटाला जी, आपने बहुत कीमती समय, अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया और हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम अहम मुद्दों से जुड़े, हरियाणा विकास के फेजेस पर कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है और सरकार के सामने चुनौतियां क्या है, 2024 लोकसभा चुनाव, 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से सरकार रणनीति बना रही है, किस तरह से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय सर आपका भी। और चलिए इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। Powered by Tomashi, a Japanese innovation, Central Park, ICS कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। एसोसिएट स्पॉन्सर रहेजा डेवलपर्स, 30 साल की विरासत, पीढ़ियों का रिश्ता, शिवालिक ग्रुप फरीदाबाद, संस्कारम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस झज्जर, एजुकेशन पार्टनर संस्कारम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झज्जर, रियल एस्टेट पार्टनर अद्वितीय होम्स फरीदाबाद, फूड पार्टनर वीटा, दूध दही घी मक्खन, हैफेड, सेहत भी स्वाद भी, हेल्थ पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केयर विद कंपैशन, एग्रीकल्चर पार्टनर प्रभात फर्टिलाइजर, ग्रोथ स्प्रिंग्स फ्रॉम रूट्स, मोडेस्टो नाम है विश्वास का, जीसीएस इंडिया बायोटेक एंड केमिकल, कैनरी एग्रोकेमिकल्स, कम खेती